हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के बीए क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको अपने चैनल से तो इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो अब मैं आपको आपके टॉपिक से, आपके सिलेबस से भी इंट्रोड्यूस करा देना चाहती हूँ। उसके बारे में भी हम आज कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का है हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास का सिलेबस, किस तरीके से हमें उसे पढ़ना है या किस तरीके का वो सिलेबस है। आज हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए फिर चलिए हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ही ज्यादा ब्रीफ है, ये तो आपको पता ही होगा। भले हमें इतिहास ना पता हो, लेकिन हमें ये तो पता होता है कि इतिहास कितना ज्यादा ब्रीफ है और इतिहासकारों ने उस पर कितनी ज्यादा मेहनत की होगी, तब जाके हमें उसके बारे में आज पता चला है। कितना ज्यादा उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया है वो वही बता सकते हैं। तो उनके द्वारा लिखे गए इतिहास को आज हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा है, हमारे द्वारा उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, सिलेबस के ऊपर। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, किसी भी इतिहास को जानने के लिए, वो चाहे आपका एंशियंट का हो, मिडिवल का हो या फिर आपका मॉडर्न का हो, किसी भी इतिहास को जानने के लिए पहले हमें उसके स्रोतों के बारे में जानना होता है। स्रोतों के बारे में जानना मीन्स उसकी आर्कियोलॉजिकल सोर्स या फिर लिटरेसी सोर्स या उसकी आर्टिकल्स हैं, वो जो भी हैं, फॉरेन आर्टिकल्स हैं, उन सबको जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बिना इतिहास को इतिहासकार लिख नहीं सकते। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हमने कोई हिस्ट्री पढ़ी है, कोई भी हिस्ट्री पढ़ी हो, वो आपकी तीनों से रिलेटेड किसी के भी हो, अगर हमने कोई हिस्ट्री पढ़ी है तो उस हिस्ट्री में आपका हुआ ये है कि इतिहासकारों को जितने भी खुदाई के टाइम या फिर रिसर्च के टाइम जो भी उनको अवशेष मिले हैं या उनको भवन स्मारक मिले हैं, सिक्के मिले हैं, मोहरे मिली हैं या इवन किसी भी प्रकार की जो भी सोर्सेज मिले हैं, उनके थ्रू ही वो बता पाते हैं कि आखिर उस टाइम पीरियड में, किस राजा के द्वारा, किस राज्य के द्वारा किस तरीके की घटनाएं घटी हैं। यानी कि अगर कोई घटना घटी है प्राचीन समय में, तो चाहे वो इंडिया में हो या कहीं पे भी हो, लेकिन हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम इंडिया के ही पर्पस पे बात करेंगे। इंडिया को ही हम इसमें मेन लेकर के चलेंगे, तो हम इंडिया की बात करेंगे। तो जो भी घटना प्राचीन समय में घटी है वो आपकी इंडिया में किस टाइम पीरियड में घटी, किस समय घटी, या आदि मानव आए, मानव का जन्म हुआ, उनको जो भी नॉलेज हुई तो वो किस टाइम पीरियड में हुई। वहां पे तो नहीं थे इतिहासकार, बट उन्हें ये पता कैसे चलता है, ये उन्हें पता चलता है उस टाइम के मिले अवशेषों से। वो अवशेष किसी भी प्रकार के हो, चाहे वो आपके मानव अवशेष हो या फिर बस्ती हो, खंडहर हो, भवन स्मारक हो या कुछ भी हो, उससे पूरी उनको वहां की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति किस तरीके की थी, ये सारा कुछ पता चलता है। ये हम आपका पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में जब हम बात करेंगे, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेसी सोर्स एंड फॉरेन सोर्स पे जब हम बात करेंगे तब हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक हमारा पहला टॉपिक होगा हमारे सिलेबस का, सोर्स। ठीक है, उसमें मैं आपको 1 बाय 1, इसके अंदर बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, वो मैं आपको ही जाऊंगी और फिर धीरे धीरे मैं आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कराती जाऊंगी। फिर भी उसके बाद भी जो चीजें मैं बोर्ड पे लिखूंगी उसे भी आप राइट डाउन कर ले, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि वो मैं बहुत ज्यादा खोज करके, बुक्स की स्टडी करके उसको लाती हूँ। ठीक है, तो वो ट्रू द पॉइंट बोर्ड पे लिखा रहता है, फिर उसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो उसको भी आप ट्रू द पॉइंट लिख लीजिए ताकि वो आपको पढ़ने पे सारी कहानी रिमेम्बर हो जाए, क्योंकि इतिहास कहानी है लेकिन सन के साथ, अवशेषों के साथ लिखी हुई कहानी है। ठीक है, तो आइए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व के बारे में। मतलब प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व क्या, कि प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व में हुआ ये था कि इसका हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। ठीक है, ये हमें केवल अवशेष प्राप्त हुए थे, बस्ती, खंडहर, इस तरीके के अवशेष प्राप्त हुए थे, लिखित साक्ष्य के रूप में कुछ भी नहीं मिला था उस टाइम पीरियड में हमें।
ठीक है। तो इसके ऊपर हम डिटेलली बात करेंगे कि किस समय में कौन से मानव आए, उन्होंने किस तरीके से किस किस चीजों का प्रयोग किया, और इसके खोजकर्ता कौन थे, प्रागैतिहास को किस वैज्ञानिक द्वारा किस इतिहासकार द्वारा खोजा गया, इन सब पे डिटेलली हम बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये सिलेबस मैं आपको थोड़ा बस बता रही हूँ, आगे मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि आप क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए। इससे आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, तभी आप आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो प्राचीन इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या हमें पढ़ना है वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद आदि इतिहास। आदि इतिहास में क्या हुआ, आदि इतिहास का पहले मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है आपका वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है। तो आदि इतिहास के अंदर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन के ऊपर फुल डिटेलली बात करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो उस पर हम डिटेलली बात करेंगे। और देखिए, जो भी हमें देख रहा है वो इस बात को अच्छे से समझ ले कि बीए का ये कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं है, ये इंडियन हिस्ट्री का फुल सिलेबस है। यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं। बट बस प्रॉब्लम ये होती है कि किसी यूनिवर्सिटी में किसी टॉपिक को ऊपर, किसी टॉपिक को नीचे कर दिया जाता है। बट मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप इसको 1 बाय 1 करके इस क्रम में पढ़ेंगे तो हिस्ट्री आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि पहले सोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद किस तरीके से मानव आए, किस तरीके से हमें अवशेष प्राप्त होते गए, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सबको हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बुद्ध जी के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में पूरा वर्णन है। महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद में आपके 16 महाजनपद हैं, उनका उदय कैसे हुआ, उनका विस्तार कैसे हुआ, वहां पे क्या राजनीतिक आर्थिक स्थिति थी, मतलब पूरा डिटेलली। उसके बाद मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। मौर्य काल में आपके पहले मौर्य काल को स्थापित करने वाले शासक कौन थे, मौर्य काल में जितने भी शासक थे, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बाद बिंदुसार, अशोक, मतलब जितने भी सम्राट हुए हैं उनको 1 बाय 1 करके हम इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि मौर्य काल के सारे सम्राट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है तो मैं ये बात आपको बता रही हूँ। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इन सबसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है। मौर्योत्तर काल में हम पढ़ेंगे उनकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति कैसी थी, किस तरीके की रचनाएं की गई मौर्य काल में, किस किस यूनानी लेखक आए या फिर क्या कहते हैं आपका विदेशी लेखक या भारतीय लेखक ने इन राजाओं के बारे में क्या क्या लिखा है, ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगी। गुप्ता डायनेस्टी, गुप्तोत्तर काल के बारे में मैं आपको बताऊंगी। गुप्ता डायनेस्टी में आपके जितने भी शासक रहे, चाहे वो आपके श्री गुप्त रहे हो, चंद्रगुप्त रहे हो प्रथम, या फिर आपके समुद्रगुप्त रहे हो, कोई भी हो, विक्रमादित्य हो, कोई भी हो, उनको पूरा मैं उनके शासक के बारे में, शासक की उपलब्धियों के बारे में, शासक की राजनीतिक स्थिति, राज्य की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसी थी, रचनाएं कैसी थी उस समय की, किस संस्कृति का वो यूज करते थे, किस संस्कृति, कौन सी संस्कृति उनके राज्य में चलाई जाती थी, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। धर्म, किस धर्म का पालन करते थे गुप्ता डायनेस्टी में लोग। फिर आपका मैं बात करूंगी गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन से लेकर, हर्षवर्धन के बारे में, फिर पल्लव, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चाहमान वंश, फिर आपका चंदेल, परमार वंश रहता था, बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ रहता था। आज से भी ज्यादा अच्छी व्यवस्था प्राचीन समय में थी। तो ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है आपके मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपका जो अन्नागार मिले हैं, स्नानागार मिले हैं, भवन मिले हैं, उनसे पता चलता है कि मानव कितना सुव्यवस्थित था। पहले मानव कितना व्यवस्थित तरीके से रहता था। आज से ज्यादा अच्छी व्यवस्था प्राचीन समय में थी, ये हमें पता चलता है उस समय के इतिहास को जब हम पढ़ेंगे तब। उसके बाद हम बात करेंगे उस नवपाषाण काल, पुरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इन सब के बारे में जब हम बात करेंगे तो जब हम पूरा पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा उसमें कि मानव ने
किस तरीके से अपने आप को बौद्धिकता के रूप में किस तरीके से विकसित किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें तार्किक ज्ञान कब आया, पुनर्जागरण कब हुआ उसके जीवन में। मतलब जब मानव पूरा पाषाण काल में था तो वो किस तरीके से रहता था, जीवन व्यतीत करता था, और जब वो नव पाषाण काल में पहुंचा तो उसके जीवन में कितने परिवर्तन हो चुके थे, इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि जब मध्य पूरा पाषाण काल में मानव था तो ना उसे आग का ज्ञान था, ना शिकार का ज्ञान था, ना पशुपालन का ज्ञान था, ना पहिए का आविष्कार हुआ था, मतलब कुछ भी नहीं हुआ था। उस टाइम पीरियड के जो मानव थे वो क्या करते थे, वो शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि बंजारा जीवन व्यतीत करते। एक स्थान पर वो ज्यादा टाइम तक रहते भी नहीं थे, क्योंकि शिकार करना मीन्स अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा लेकर जाना, क्योंकि शिकार एक जगह अवेलेबल हमेशा नहीं रहते हैं। जानवर हैं भाई, एक जगह तो नहीं ना रहेंगे, वो आगे पीछे इधर उधर तो करते ही रहेंगे। तो जैसे जानवर वो जाते थे, जैसे एनिमल्स भागते थे, उस तरीके से मानव भी उनके पीछे पीछे उस टाइम के भागते ही रहते थे। ठीक है। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल आया तो उसमें क्या हुआ, उसमें मानव ने स्थायी जीवन स्टार्ट किया, खेती की शुरुआत की। ठीक है, थोड़ी बहुत खेती हुई, जौ मक्का इस टाइप की खेती उसने स्टार्ट की। फिर जानवर को पालना था। ठीक है, फर्स्ट जानवर जो पाला कुत्ता पाला। उसके बाद वो नव पाषाण काल में जब पहुंचा तो फिर उसने आग का प्रयोग किया, पहिए का आविष्कार किया, तकनीकी ज्ञान उसके अंदर नव पाषाण काल से डेवलप होना स्टार्ट हो गया। मतलब तकनीक का यूज करना उसने स्टार्ट कर दिया। वो पहले भी तकनीक का यूज करते थे औजारों के रूप में, बट उतना अच्छा तकनीक नहीं था उनका, जितना धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हो गया। जैसे मैं ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको जब सब चीज़ का ज्ञान हो गया वो आगे बढ़ने लगा। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें पता कैसे चली, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं उस टाइम पीरियड के मिले अवशेषों से, औजारों से, इस चीज़ों से हमें पता चलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से मिले थे, कौन से अवशेष मिले थे, क्या प्राप्त हुआ था, पहली मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी। ठीक है, वो वाराणसी से प्राप्त हुई थी। आपको मिर्जापुर है, वाराणसी में मिर्जापुर है, विंध्याचल माता का मंदिर है, वहाँ वहाँ से प्राप्त हुई थी मातृ देवी की पहली प्रतिमा। तो वहाँ से जो प्रतिमा प्राप्त हुई थी वो पहली आपकी मूर्ति थी। मूर्तियों में किस तरह की कला वो प्रयोग करते थे वो पता चलता है। पहले जो आपका प्रागैतिहासिक काल में जो औजार वजार मिले थे, आपके थोड़े बहुत बस्तियां मिली थी, पर जो उन पे लिखा हुआ था वो पता है आपको, वो इतिहासकारों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, बाद में जब आपका आदि इतिहास में आया तो जो थोड़े बहुत साक्ष्य प्राप्त हुए, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी में भी प्राप्त हुए थे, उन्हें भी वो नहीं पढ़ पाए। लेकिन उसके बाद जब मॉडर्न काल आया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, फिर ये आया तो इस पे महाजनपद काल, तो इसमें सारे जो साक्ष्य थे वो आपके पूरा तात्विक भी थे और लिखित भी थे। दोनों साक्ष्य मिलने लगे और दोनों साक्ष्य को इतिहासकारों द्वारा पढ़ा भी गया, आसानी से पढ़ लिया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर वैदिक, प्री वैदिक, इन सब में भी हम बात करेंगे सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, धर्म ने किस तरीके से अपने आप को निम्न धर्म में क्या क्या परिवर्तन हुए, किस तरीके की रचनाएं हुई, कौन कौन से संस्कार आए, ये सारी चीजें बातें हम अपने प्री वैदिक और उत्तर वैदिक काल में करने वाले हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद मौर्योत्तर काल, मौर्य काल, जो भी कोई क्वेश्चन पूछ दे हमारे एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो और चाहे वो जो सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर होते हैं या फिर 1 ईयर पे ही होते हैं, जैसी यूनिवर्सिटी वैसे होते हैं, मतलब मेरे बीएचयू में तो सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर ही एग्जाम हुए हैं। ठीक है, तो जो भी हो उसको हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि आप वो करें। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी मेहनत कर लीजिए, शुरू से वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखिए। मैं छोटे छोटे ही वीडियो इसलिए प्रोवाइड करा रही हूँ आपको कि ताकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको क्लियर होती रहे। जब आपको क्लियर होने लगेगी, जब आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, उसके बाद मैं आपको अच्छे से और बेहतरीन पढ़ाने वाली हूँ। तो मुझे आप सपोर्ट कीजिए, आपको मैं फुल सपोर्ट करूँगी। ठीक है गाइस, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ठीक है, ये सब धर्म कब आए, किस तरीके से उन धर्म का उदय हुआ,
उस समय की क्या स्थिति थी समाज की, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम बात करेंगे, मतलब कि जितने भी टॉपिक हैं इन सब टॉपिक के ऊपर मैं आपको फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, और हम इनको 1 बाय 1 करके धीरे धीरे स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो प्राचीन भारत का इतिहास हम अपने स्रोतों के माध्यम से शुरू करेंगे, कि उसको जानने के जो भी स्रोत होते हैं पहले हम उनके स्रोत पे बात करेंगे, स्रोत के बाद हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए गाइस, हम इसमें धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे उसके बाद हम सारी राज्यों के बारे में, ठीक है, उनकी स्थितियों के बारे में, वहाँ की सारे राज्य की रचनाएं क्या थी, इन पे भी मैं आपको अलग से वीडियो दूंगी। क्योंकि देखिए ये सब आपका बीए में तो उतना नहीं पूछता है, लेकिन आपका कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। हमारा एक टॉपिक जब खत्म होगा, जैसे मान लीजिए मैंने सोर्स पढ़ाया है, सोर्स में मैंने आर्कोलॉजिकल सोर्स पहले स्टार्ट किया, ठीक है, तो जैसे ही मेरी आर्कोलॉजिकल सोर्स खत्म होगी तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उसमें आपको एक ऐसा मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दूं। कम से कम ज्यादा ना हो वो, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 से 20 क्वेश्चन तो उसमें होने ही चाहिए, ताकि वो जो क्वेश्चन रहेंगे 15 से 20, तो वो टॉपिक आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो फिर आप चाहे बीए की क्लासेस में लिखिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप वहां उसका आंसर पुटअप करके ही आएंगे। क्योंकि आपको थ्योरी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी जानकारी होती भी रहेगी इस तरीके से, और आप उसको पढ़ते भी रहेंगे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए अपने चैनल के थ्रू डालूं वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए कि हाँ मैम ने कोई ऐसी वीडियो डाली है जो आपके लिए यूजफुल है। और मेरे साथ साथ अगर आप चलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बर्डन प्रेशर नहीं फील करेंगे। क्योंकि जब एमएन के बाद कोई एक अच्छी जॉब चाहिए, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, नॉलेज चाहिए, कि ताकि किसी के सामने वो उसको बता सके, तो इसलिए जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट वाकई पढ़ते हैं, उनको क्या कहते हैं, बीए भी मैं आपको सिलेबस से तो इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ, ये चीज़ें हमको पढ़ना है। इसके अंदर बहुत ही कुछ है पढ़ने के लिए। ये आपके जो 3-4 टॉपिक्स लिखे हैं, 5 टॉपिक्स लिखे हैं, ये ही नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। एंशियंट हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक को हम आपको देते जाएंगे, आप पढ़ते जाइए, हमारे साथ चलते जाइए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। मैं अपने हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि जिनको वाकई ज़रूरत है उन तक ये वीडियो मैं पहुंचाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस।